नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। लेकिन जहाँ तक पढ़ाई में लगने की बात है, वो कहा जाता है ना कि बस जिज्ञासा होता है और तुरंत ही रात होते ही बारिश की दो बूंदें गिरती और तुरंत समाप्त, है ना। ऐसा सबके साथ होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज जो मैं आपको क्लास देना चाहता हूँ वो है आपका आर्टिकल 21 मूल अधिकार, है ना। तो इसको किस तरह से पढ़ा जाए, क्योंकि जितने भी एग्जाम है उसमें मौलिक अधिकार से संबंधित कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपका आर्टिकल 21 है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, क्या इसकी परिधि है, क्या इसकी सीमाएं हैं, और क्या वाकई में भारत में रहने वाले वो नागरिक जो भारतीय मूल नागरिक हैं, जो विदेशों के नागरिक हैं, उन्हें आर्टिकल 21 जो दिया गया है वो क्यों दिया गया है, क्या कारण है, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसमें बदलाव क्यों करती है, इसको थोड़ा समझ। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न जो आपका आता है, जहां तक प्रश्न का सवाल है फिर हम लोग बात करते हैं। और वो जो आपका टॉपिक है ये है आपका आर्टिकल 21, है ना। जब आर्टिकल 21 की बात करें तो ये ध्यान रखिए इसमें है क्या। स्टार्टिंग से लेते हैं आर्टिकल 21। इसमें जो शब्द शैली है भारतीय संविधान के अनुसार, वो शब्द शैली क्या है, तो यह शब्द शैली है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो सवाल क्या है आपके पास, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहीं ना कहीं आपके ये जो अधिकार दिए गए हैं वो उनके लिए है। इसकी सीमा क्या, पहले इसको समझ ले। देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दोनों अलग अलग शब्दावली है, तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ना। प्राण एवं क्या है आपका दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इस पे क्या किया, क्या वाकई में राइट टू प्राइवेसी, इसके अलावे आपके पास राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित ये जितने भी अधिकार दिए गए हैं, ये किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको समझ लेते। तो यहां पर जो शब्द है आपके पास प्राण से, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि जीवन जीने के लिए जो साधन चाहिए, क्या चाहिए, साधन। जीवन जीने का जो आधार है, जो उसमें साधन चाहिए, उसे एक भारतीय नागरिक के पास मूल रूप से उसकी पहुंच होनी चाहिए। अर्थात एक नागरिक को जो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसमें क्या क्या अंतर्गत इसमें बातें जो आती है। तो अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करूं, इसमें आपको चाहिए बाबू शुद्ध भोजन। कैसा भोजन चाहिए, शुद्ध भोजन। इसका क्या अर्थ है, अगर भोजन, जानते हैं कि ऊर्जा जब तक शरीर में नहीं रहेगी तब तक कोई काम नहीं होगा। ये जो भोजन है आपका, ये कैसा होना चाहिए, क्या उस तरह का भोजन हो जो मुख्य रूप से रोटी और चावल से पेट भर ले, ऐसा भोजन की ये मांग करता है। क्या ऐसा भोजन की मांग करता है कि वह एक टाइम खाए और अगले ही पहर सोचने लगे। क्या वाकई में किसी व्यक्ति को भोजन पाने का अधिकार है या नहीं है। तो यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, भोजन भी होना चाहिए और भोजन के साथ साथ ये भोजन कैसा हो, ये भोजन शुद्ध होना चाहिए, किसी तरह का कोई मिलावट इसमें नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान दिलाने के लिए आप जानते होंगे कि जब भी आप मार्केट से किसी तरह का सामग्री खाने पीने के लेते होंगे, तो उसमें भारत की जो एक संस्था है फसाई, है ना, जो फूड सर्वे, जो सर्वेक्षण जो करती है खास करके खाद्य सामग्रियों का, ताकि एक नागरिक के पास शुद्ध भोजन जा सके, उसके लिए ही बनाया गया है। लेकिन वो संस्था कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, वो तो एक डिबेट की बात है। पर मोटे तौर पर ये याद रखिए कि एक नागरिक को, जो भारत के नागरिक हैं, उनको शुद्ध भोजन मिलना उनका पूरा का पूरा मौलिक अधिकार है। और इस बात को मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21 में समाहित किया गया है। सर, इसी बात को पूरी तरह से मजबूती देने के लिए कि एक व्यक्ति को शुद्ध भोजन मिलना चाहिए और यहाँ तक कि भोजन उसको मिलना चाहिए, तो इस वजह से हमारे देश में आप देखे होंगे कि जन वितरण प्रणाली के द्वारा गांव में आप देखे होंगे राशन कार्ड के माध्यम से उनके लिए भोजन मुहिम कराई जाती है ना। आप देखे होंगे कि उसमें जो सस्ते रेट पर दी जाती है ताकि ऐसा कोई व्यक्ति भूखे ना रह जाए। इस बात का इनको पूरा ज्ञान है संविधान को कि अगर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं भूखे रह रहा है, भूखे मर रहा है, तो
आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाए। तो यहां पर कैसा भोजन होना चाहिए? शुद्ध भोजन होना चाहिए। दूसरा सवाल ये आता है कि जीवन जीने के लिए भोजन तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कहा जाता है कि शुद्ध पर्यावरण भी चाहिए। कैसा पर्यावरण चाहिए? शुद्ध पर्यावरण। आप देखे होंगे हाल ही फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कि जो क्लाइमेट होना चाहिए उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में उसको समाहित कर दिया। ये हाल ही की आपका न्यूज है। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, शुद्ध पर्यावरण, वातावरण अर्थात जहां पर व्यक्ति निवास कर रहा है उसका वातावरण शुद्ध होना चाहिए, उसमें गंदगी या प्रदूषण जैसे जो सामग्री है वो मौजूद ना हो। तो यहाँ शुद्ध पर्यावरण पाने का अधिकार है। आप देखे होंगे प्रत्येक राज्य पर्यावरण पर विशेष ध्यान देती है, ताकि देखिए इसका सही मतलब है कि यदि पर्यावरण अशुद्ध रहा और उस वातावरण में अगर जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीमार होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर यहां तक? तो कैसा वातावरण चाहिए? शुद्ध वातावरण चाहिए, शुद्ध पर्यावरण चाहिए। इतना ही नहीं है, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो प्राण शब्द है उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातों को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट इसकी जो सीमा है वो बढ़ाते रहती है, जहां तक नागरिकों को जरूरत के हिसाब से कि उनको जीवन जीने के लिए ये चीजें जरूरी है उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है। इतना ही नहीं है, पता चलता है कि शुद्ध जल भी मिलना चाहिए। कैसा जल मिलना चाहिए आपको? शुद्ध जल मिलना चाहिए, ठीक है, प्योर वाटर। अब जाहिर सी बात है सब जगह शुद्ध जल कैसे मिलेगा? आज के समय में आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा फैक्ट्री कल कारखाने खोले जा रहे हैं, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। तो इसमें शुद्ध वातावरण बनाना, पर्यावरण को शुद्ध करना बड़ा कठिनाई वाली संबंध। एक तरफ देश विकासशील से विकसित होना चाहता है और दूसरे तरफ देश का जो संविधान है वो भारत के नागरिकों को शुद्ध पर्यावरण प्रोवाइड करना चाहता है। तो ये द्वंद्व संकट से निकला कैसे जाए? कहने का मतलब है कि एवीएस या पर्यावरण के संदर्भ में यही कहा जाता है कि जितना पर्यावरण से लिए हैं उतना आपको देना पड़ेगा। गिव एंड टेक का थ्योरी इसमें अपनाया जाता है ना। लेकिन हमारे यहाँ है क्या, हमारे देश में, कि ज्यादा हम पर्यावरण से लेते हैं लेकिन पर्यावरण को वापस नहीं करते हैं। देखो कि वृक्षों की जब कटाई हो जाती है तो उसके स्थान पर आम आदमी तो पेड़ नहीं लगाता, क्योंकि उसको भैया वहां फ्लैट बनाना है, अपना बिल्डिंग बनाना है। तो धीरे धीरे जो है पर्यावरण का ह्रास हो रहा और कहीं ना कहीं जो मौलिक अधिकार है वो गौण होते जा रहा है। क्लियर यहां तक? तो शुद्ध जल का यहाँ क्या अर्थ है कि पानी पिए लेकिन उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर ग्राउंड वाटर है तो उसको समय समय पर उसकी माप होनी चाहिए। उसका जो खास करके बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे कहते हैं, उससे उसकी शुद्धता की पहचान होनी चाहिए। अगर हम गंदे पानी पिएंगे, शुद्ध जल नहीं पिएंगे अर्थात अशुद्ध जल पिएंगे तो कहीं ना कहीं मानव बीमार हो जाएगा, कई बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और उसका आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। इस बात को राज्य सरकार को हिदायत दी जाती है कि आप अपने क्षेत्र में रहने वाले जो गांव के निवासी हैं, शहरों के निवासी हैं, उनको आप शुद्ध जल प्रोवाइड करेंगे। और यही कारण है कि राज्यों में जल विभाग बनाया जाता है, फिल्टर करके आपको घरों तक पानी पहुंचाया जाता है। हाँ, ये जरूर बात है, टेक्निकल जो कमियां होती है, बीच में कहीं पाइप फट गया तो वहां का सीवर का पानी प्रवेश कर गया, उसी आप देखे होंगे कि जगह जगह पे बहुत सारे कल कारखाने का सीवर उसी जगह पे चला जाता है। तो ऐसे में हमारा जो शुद्ध जल है वो कहीं ना कहीं अशुद्ध हो जाता है। लेकिन संविधान के अनुसार आर्टिकल 21 कहता है कि एक नागरिक को शुद्ध जल पीने का क्या है, पूरा पूरा अधिकार है। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे भाई? अगर मान लीजिए आप किसी होटल में खाना खाने के लिए गए हैं और वहाँ का बिल कटता है और आपको भोजन परोसा गया, अगर जरा सा भी आपको डाउट होता है कि इस भोजन में फूड पॉइजनिंग जैसे होने की संभावना ज्यादा है, तो तुरंत आप आर्टिकल 21 का हवाला देकर उनके ऊपर आप अपना कंपनसेशन भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि आपको पता है कि मौलिक अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गारंटी देती है। तो आप कभी भी अगर आप भोजन करते हैं किसी भी स्थान पर, अब जाहिर सी बात है, अब बाहर में ठेले वाला पे गोलगप्पे खा रहे हैं तो ये उनके पास कहाँ से लाइसेंस मिलेगा, किस तरह करेगा? ये आपकी गलती है, जागरूकता की है। लेकिन जो जागरूक है, जो लाइसेंसधारी है, जिसको फसाई ने बिल्कुल लाइसेंस दिया कि आप जनता को शुद्ध भोजन परोसेंगे, तो इस बात के लिए आप जरूर युद्ध कर सकते हैं, जरूर लड़ाई लड़ सकते हैं। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो भारत के सभी नागरिकों के लिए जरूरी है, चाहे वो एग्जाम में बैठे, चाहे वो अपने घर में रहे, चाहे वो पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा हो। तो ये हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि राइट टू जो आपका प्राइवेसी है और राइट टू जो आपके पास लाइफ है, उसके अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। तो आशा करते हैं कि तीनों पॉइंट आपको
आ गया होगा। ठीक है, जब सवाल आता है आगे कि और इसमें क्या है भाई, देखिए जीवन अगर जीना है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई इनके स्वास्थ्य सुविधाएं भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य, और वो भी कैसा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, है ना, कैसा जी, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो, आपातकालीन की स्थिति में इनके चिकित्सक मौजूद हो, एक फ्री ऑफ कॉस्ट में इनका इलाज किया जा सके, ये सब आपका क्या है, आर्टिकल 21 का हिस्सा है और प्राण को बचाने के लिए बहुत ही क्या है, अनिवार्य। आप देखे होंगे कि गांव में या शहरों में खास करके सरकारी जो होते हैं वो अस्पताल होते हैं, उसमें रोगियों को जो बीमार से ग्रसित हैं, जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं निःशुल्क सुविधा दी गई है। किस बात को मजबूत करने के लिए, आर्टिकल 21 का उल्लंघन न हो। भारत सरकार में निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि इस आर्टिकल 21 को और थोड़ा मतलब प्रभावी बनाने के लिए कि भाई किसी व्यक्ति को ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति बीमार है और गंभीर बीमारी से ग्रसित है और वह इलाज से वंचित रह जाए, तो सरकार की कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं आती रहती है, भले उस योजना में घोटाला रहा हो या कुछ भी रहा हो, लेकिन आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य तो यही था कि अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है तो 5 लाख रुपए का आपको एक पैकेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको गंभीर बीमारी नहीं और उस कार्ड को लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, आपको बेड पर बैठा देगा और सारा मतलब चल रहा है गंभीर बीमारी का, तब तक आपको इलाज किया जाएगा जब तक कि आपका अकाउंट से 5 लाख रुपया ना कट जाए, फिर आप चले आइए बाहर और फिर कोई योजना काम नहीं करेगा, उस सारी योजना का पैसा आपको चल, सर वो आपकी एक अलग मुद्दा है। कितने आप जागरूक हैं, कितनी जनता जागरूक है और कितना मौलिक अधिकारों की आप पहचान रखते हैं, इसकी बात में कर रहा था। ठीक है, तो निःशुल्क आपको क्या मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं। इतना ही नहीं है, अगर कोई आपातकालीन स्थिति हुई तो ऐसे में डॉक्टर भी मुहिम कराया जाएगा। और अगर बात किया जाए इसी मुद्दे को प्राण से ही संबंधित अगर बात की जाए तो पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, इनको खास करके ये सारा पॉइंट आपको प्राण से संबंधित हो गया, जो लाइफ से संबंधित, आर्टिकल 21 की ही बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रहेगा। अब यहां पर दो बातें ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्राण से और संबंधित क्या है, तो इसमें आपको निःशुल्क विधिक निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, इसका क्या अर्थ होता है, तो अगर मैं बात करूं, है ना, निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब है यदि आप अगर किसी अपराधी या केस मुकदमा में फंसे हुए हैं तो आपको एक वकील प्रोवाइड जरूर किया जाएगा, वो भी कैसा बाबू, निःशुल्क विधिक सहायता सलाह के लिए आपको दी जाएगी ताकि आपके जीवन को बचाया जा सके। ये किसमें है, आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये सारी बातें आती है। इतना ही नहीं है, अगर हम लोग और आगे थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझने का, तो इसके अंतर्गत आपको आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसे सोने का भी अधिकार है, सोने का अधिकार। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रात दिन आप सोते रहिए, राइट टू स्लीपिंग, है ना, सोने का अधिकार कहीं ना कहीं इनके जीवन से ही संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अगर किसी स्थान पर है तो इसको निःशुल्क आश्रय प्राप्त करने का स्थान, आश्रय प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, आश्रय का क्या मतलब यहां पर, अगर किसी व्यक्ति के पास घर नहीं है तो उसे घर मुहिम करवाया जाएगा। आप देखते होंगे इंदिरा गांधी आवास योजना, जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना, चूंकि अब वो बदल गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और क्या है आपका ग्रामीण है। इसका सही मायने में आंतरिक जो भाव है, इसमें जो अंतर्निहित बात है वो यही है कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना क्या हो, आश्रय हो, अपना घर हो। तो आश्रय प्राप्त करने का अधिकार ये भी आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ये ना, जब भी आप मौलिक अधिकार को पढ़ें तो बहुत ही आराम से उसको समझिए ताकि एग्जाम में जो प्रश्न आए उसे आप भली भांति अच्छे तरह से समझ सके। चलिए, तो यहां पर जो आपका आश्रय प्राप्त करने का अधिकार है, इसके अलावे अगर हम बात करें तो और क्या दिया गया भाई, ये मैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही बता रहा हूं आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है कि इसी के अंतर्गत और क्या आ जाएगा, तो एक शब्द था आपके पास दैहिक स्वतंत्रता। कैसा है आपके पास, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता, ये आपका जो शब्द है
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि यदि हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या व्यतीत कर रहे हैं? जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इतना याद रखने की संभावना है कि हमारा जीवन कैसा गुजरे तो एकदम सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब गरिमापूर्ण। कैसा जी? गरिमापूर्ण। अब यहां ये जो शब्द है बहुत मायने रखता है। कहने का मतलब है अगर आपको जीवन व्यतीत करना है या हमें जीवन व्यतीत करना, तो हमारी गरिमा क्या है? अगर मुझे लगता है कि मैं एकांत में रहना चाहता, मुझे लगता है कि मैं चुप रहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि मुझे ये काम हमारे लिए अनिवार्य है, तो निश्चित रूप से गरिमा के साथ साथ आपको जीवन व्यतीत करने का अधिकार दिया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसे बीच चौराहा पे फेंक दिया जाए। उसको नियमबद्ध तरीकों से, उसके संस्कृति के अनुसार उसका समाधान होना चाहिए। गरिमा ये कहता है, गरिमा ये कहता है कि भाई अगर हम जीवन व्यतीत करें तो इसका ये मतलब नहीं है अगर हम कोई गलती किए हैं तो हमें एकांत में जेल में बंद न किया जाए, हमें सार्वजनिक रूप से फांसी न दिया जाए, हमें सोने न दिया जाए। ये सब इसका विरोध करता है। ध्यान रखिए, गरिमा का मतलब हुआ कि आप जीवन व्यतीत जब करते हैं तो आपका जीवन जो होना चाहिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई तानाशाही नहीं होना चाहिए, कोई उसको 2 लात मार दिया, कोई उसको गाली गलौज कर दिया, निश्चित रूप से यहाँ पर इसका क्या है? विरोध है। तो ये थोड़ा आपको समझने वाली पॉइंट। हाँ, ये जरूर है आए दिन इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। जैसे अब आपको यहाँ थोड़ा समझते कि दैहिक स्वतंत्रता मतलब शरीर से संबंधित है, बॉडी से संबंधित है। इसमें एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो सिविल सर्विसेज में आया, आपको देखे होंगे 2021 का जो पेपर था उसमें आया, बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था, जीवन साथी, जीवन साथी चुनने का अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा, विदेश में भ्रमण करने का अधिकार जो है, विदेशों में भ्रमण करने का जो अधिकार है वो भी आपका आर्टिकल 21 का ही क्या है? मामला है। तो जीवन साथी चुनने का अधिकार। अब जीवन साथी चुनने का अधिकार में कहीं ना कहीं आपको पता है हमारे देश में जो मैरिज की जो परंपरा है, खास करके हिंदू मैरिज एक्ट जो कहता है, उसमें कहा गया कि भैया अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए विवाह के लिए? 18 वर्ष। कितना वर्ष होना चाहिए? 18 वर्ष। और जो मेल कैंडिडेट है उनका कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। आजकल ये डिमांड चल रहा है कि जो लड़कियां हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है, उनका विवाह का उम्र जो है वो 21 वर्ष तक हो जाना चाहिए। क्योंकि राज्यसभा में ये मामला आया हुआ लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई में 21 वर्ष कर देना चाहिए? हाँ, एक पक्ष तो ये कहता है कि निश्चित रूप से 21 वर्ष कर देना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि विधि सबके लिए बराबर हो। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है, खास करके, कि हर जगह संस्कृति क्या है? अलग अलग है। आप अगर मुस्लिम समाज को देखें तो वहाँ कुरान की अलग बात है, हिंदू समाज की बात करें तो वहाँ बात अलग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्सी जैसा मामला है, विवादित मामला है। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि लड़कियों को उम्र अगर 21 वर्ष कर दिया जाएगा तो और पहले के अपेक्षा ये ज्यादा काम, कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इतना ही नहीं है, जो जिम्मेदारियां ये ले लेते हैं घर से लेकर गृहस्थी तक और बाहर से लेकर अंदर तक, इसका अर्थ ये हुआ कि वो घर भी देखना है, बाहर भी देखना, और समाज में सुदृढ़ता को भी दिखाना कि हम अबला नहीं है, हम मजबूत है। और भारत जैसे देश में खास करके जो पुरुषार्थ का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं इनको वृद्धि करने से रोकता है। तो इस बात को साबित करने के लिए जरूरी है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। एक पक्ष तो ये कहता है आर्टिकल के अनुसार अगर हम बात करें तो, लेकिन संस्कृति जो है कहीं ना कहीं इसमें अनबैलेंस हो जाता है और वो कहीं ना कहीं दम तोड़ देता है। तो सही बात है, मेरा व्यक्तिगत विचार तो ये है कि जहां पर ऐसी कोई भी संस्कृति जो किसी मानव के विकास को अवरुद्ध करता हो तो उस संस्कृति को ही हटा देना चाहिए। कोई मतलब उसका नहीं रहता, क्योंकि सबसे बड़ा जो संस्कृति है वो संस्कृति हम और आप मिलकर बनाते हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी संस्कृतियां तैयार हो जाएगी, ये आप सभी को मालूम है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, हाँ, मैंने क्या बोला कि ये एक समय तो हो नहीं सकता, इसको धीरे धीरे अप्लाई करने की जरूरत है ना। तो जीवन साथी चुनने का अधिकार, और ये क्यों दिया गया भाई? इससे बड़ा लफड़ा था हमारे देश में। क्या है कि एक बहुत बड़ा मामला था और ये मामला है भाई ऑनर किलिंग। कौन सा किलिंग? ऑनर। ध्यान से समझिएगा, मामला किस चीज का है? ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग क्या होता है? कई बार ये प्रश्न डायरेक्ट आ जाते हैं कि ऑनर किलिंग किसको कहते हैं।
ऑनर किलिंग का सही परिभाषा तो यह है कि अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, फिर से ध्यान समझिएगा, ऑनर किलिंग क्या होता है और आर्टिकल 21 का यह उल्लंघन कैसे करता है, इस बात को समझिए। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जब किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए तो ऐसे हत्या को एक क्या बोलते हैं, ऑनर किलिंग कहते हैं। और ऑनर किलिंग का मामला एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो के अनुसार 2016-2017 जो रिपोर्ट है वो कहता है कि भाई, इससे पहले भी रिपोर्ट आया, 2012-13 में भी रिपोर्ट आया था। मतलब ये इनका मानना है, अब रिपोर्ट कितना सही कितना गलत, लेकिन हम रिपोर्टर के आधार पर ही बात करते हैं। तो जो एक जगह है आपका दिल्ली, जो जगह आपका क्या हरियाणा, और ये जो जगह है आपके पास क्या राजस्थान, और छीटपुट आपका उत्तर भारत भी कहीं ना कहीं यूपी बिहार भी इससे अछूता नहीं है ना। तो ये इस बात को समझने की जरूरत है कि इसमें हुआ क्या था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा वर्ग जो खास करके मतलब लोअर फैमिली से बिलोंग करता हो या निम्न जाति से बिलोंग करता हो या इंटर कास्ट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इंटर रिलीजियन हो। और इस मामले में ऐसा होता है कि कई बार प्रेम प्रसंग का मामला है ना, प्रेम प्रसंग का मामला का मतलब आप समझ सकते हैं, ऐसा फीमेल और एक आपका क्या है आपके पास मेल, है ना। इस परिस्थिति में कोई मान लीजिए कि मेल कैंडिडेट के द्वारा फीमेल कैंडिडेट अपनी मर्जी से मान लीजिए उनका एज भी है और अपनी मर्जी से वो विवाह कर लेते हैं, भाग जाते हैं, चले जाते हैं, रफ्फू चक्कर हो जाते हैं, तो समाज में कहीं ना कहीं एक उनके परिवार के ऊपर प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और समाज में फिर बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है कि भाई हम कैसे जीवन व्यतीत करें। इस तरह का मामला देखने को मिलता है। ऐसे में जो मेल कैंडिडेट का परिवार है उसको साफ ये कहता है कि जिस दिन मिल गया उसको मार देंगे, उसको काट देंगे, मतलब अपने वर्चस्व को बताने के लिए। मतलब इनका दिमाग में ये एक साइकोलॉजिकल कीड़ा है, मतलब आप कहते हैं बीमारू आदमी हो कर सकते हैं कि इनकी हत्या करने से समाज में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिले, खास करके राजस्थान हरियाणा जैसे जगहों पे आप देखे होंगे। अनुष्का शर्मा का एक बहुत अच्छी फिल्म आया था NH10, और NH10 में इस बात को दिखाया गया था कि कैसे कई बार मतलब लड़कियों का ऑनर किलिंग कर दिया जाता है। प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जब हत्या कर दी जाती है तो इसी क्या कहते हैं, ऑनर किलिंग। हमारे देश में नुपुर तलवार केस कहीं ना कहीं इसी बात को इंगित करता है, देखे होंगे मामला को। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैं जीवन साथी चुनने के बारे में बता रहा था। मैंने बोला कि गरिमा वाला जो शब्द है दैहिक स्वतंत्रता का, उसमें आपको गरिमा शब्द को उल्लेख किया गया है। जीवन साथी चुनने का अधिकार तो हो गया, इसी में आपके पास। अच्छा, अब मैं इस बात को क्यों समझा रहा था, ये ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़का लड़की यदि अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता है और उसका एज जो ये है तो निर्धारित है, तो अपना जीवन साथी चुन सकता है, उसको इसी में गरिमा है, स्वाभिमान पूर्वक वो जीवन व्यतीत करेगा, तो ये मौलिक अधिकार का मामला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग से बचने के लिए इस मामले को शामिल किया गया। इसके अलावे एक मामला आ जाता है आपका निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, है ना। कौन सा अधिकार, निजता का अधिकार। और ये भी मामला बहुत ही रोचक है ना। 2016 में जस्टिस दीपक मिश्रा जो CJI रह चुके हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किसी व्यक्ति का जो स्वाभिमान है वो कहीं ना कहीं एकांत में बड़ा सेफ है। क्या आप समझते हैं, एकांत में सेफ रखने का मतलब क्या हुआ कि आप देखते होंगे इस बात को बड़ा ही, मतलब इसमें क्या क्या निहित है आप समझ लीजिए। मैंने बोला कि आर्टिकल 21 में गरिमा शब्द का शब्द यूज किया गया है। आर्टिकल 21 कहता है कि दैहिक स्वतंत्रता, जो अपना शरीर है उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि हमें किस तरीके से किस इन्वायरमेंट में अपना जीवन गुजर बसर करना है। तो यहाँ पे जो आपका निजता का अधिकार है, इस मामले में इस बात को देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एकांत में रहता है, चुप रहता है, उसको किसी पर्सन से कोई लेना देना, वो अपने बारे में किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहता है, अर्थात चुप रहना चाहता है, तो उसको उसी में प्राउड फील हो रहा है, तो भाई ये इसका निजता का अधिकार है। आप देखे होंगे कि मोबाइल फोन में, है ना, पासवर्ड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आपको इस बात को जरा, मतलब आपको इस बात को पूरी तरह से समझते हैं कि जो मैं कंपोनेंट्स कंटेंट अपने मोबाइल में रखा हूं, ये सारी चीजें जो है उन लोगों को पता ना चले जो इसके मतलब थोड़ा अलग तरीकों से सोच विचार करते हैं। ठीक है,
हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे मोबाइल को ना खोले, ये भी बात कहीं ना कहीं सीमित है। लेकिन जो पासवर्ड है, और एक एडल्ट आदमी अगर पासवर्ड लगा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इस बात को तो समझ है कि वो निजता चाहता है, वो प्राइवेसी चाहता है। तो प्राइवेसी कितना महत्वपूर्ण है, आप बस इतना तो समझ लीजिए कि यदि आप किसी मार्केट में जब जाते हैं, किसी सड़क पे घूम रहे हो या कहीं सिनेमा घरों में जा रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर जब शौच करने के लिए जाते हैं, टॉयलेट वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो भैया हमें निःशुल्क 4 दीवारों में जाकर जाना पड़ता है। और इतना ही नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि 5 रुपये या 10 रुपया पे करके जाना पड़ता है। इसका क्या मतलब होता है कि भारतीय समाज कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्राइवेसी चाहता है, निजता चाहता है, एक स्वाभिमान उसमें सुरक्षित रहता है। तो ऐसे में निजता बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसा कि एक माँ के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता है तो वो 4 दीवारों के अंदर ही होता है, क्योंकि बच्चे का जन्म होना एक पुण्य का काम है, लेकिन फिर भी इसमें प्राइवेसी कहीं ना कहीं अंतर्निहित है। जैसे और भी बहुत सारे ऐसे कंडीशन आते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो विवाह हुआ, पति पत्नी है, और जब पति पत्नी का जब आपसी जब मान लीजिए प्रेम जो होता है, अगर आप उसे प्रकाशित करना चाहते हैं स्वयं से, तो ये तो समझ लीजिए कि आपकी इच्छा, उसी में आपको गरिमा है। लेकिन कोई चाहता कि नहीं, हमारे साथ जो भी मान लीजिए जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, किसी को गले मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेसी में अगर करना चाहते हैं तो ये भी उनके निजता का क्या है, एक अधिकार आ जाता है। तो निजता कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जैसे देश में टॉयलेट करने के लिए आपको 10 रुपया 5 रुपया देना पड़ता है, तो निजता कहते हैं। और एक व्यक्ति के स्वाभिमान में को बचाए रखने की निजता बहुत ही क्या है, सारी चीजों याद रहेगा, कौन सा, निजता का। अब अगला सवाल आपका ये बनता है कि सर निजता के अलावे भी और कुछ प्रश्न आ जाता है, इसका अर्थ क्या हो जाता है कि यदि आप किसी कमरे में बंद हैं, आप किसी कमरे को बंद करके, आप में से कोई भी हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो खास करके 4 दिन, मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप कमरे में बंद हो गए या कोई और व्यक्ति बंद हो गया और वो कह रहा है कि भैया हमको अकेले रहने दो, उसी में अपना खाना पीना, यहाँ तक कि ड्रिंक वगैरह भी वो कर रहा है, हाँ 4 दीवारों के अंदर। अब अगर सेकंड पर्सन उसको झांक रहा है, देख रहा है, तो कम से कम ये समझ लीजिए कि वो उसकी प्राइवेसी है और उसके मौलिक अधिकारों का क्या है, उल्लंघन है। तो आशा करते हैं मौलिक अधिकार का आर्टिकल 21 आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसको बात अच्छा, निजता का मतलब समझ गए होंगे। इसके इर्द गिर्द वाले जो बातें उसको लिखना संभव तो नहीं है, मतलब इतना जानिए कहाँ पर आपको छिपने की जरूरत है, वही आपका राइट्स है। आप किसी भी काम में छिप सकते हैं, क्या पहनना है, क्या कहना है, क्या घूमना है, सब आपका आर्टिकल 21 का हिस्सा है। आप देखे होंगे कि हमारे देश में आज के समय बहुत सारा प्रतिबंधित लगाया जा रहा था चीजों पे, तो कहीं ना कहीं निजता का अधिकार ये जो है एक मानव को स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। तो आशा करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, 21 तो आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक है आपके पास आर्टिकल 22, है ना, आर्टिकल 22। ये भी जो आपका टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या इसमें दिया गया है। तो यहां जो पॉइंट लिखा गया है भाई, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के संदर्भ में, गिरफ्तारी के संदर्भ में, ठीक है, किस संदर्भ में, गिरफ्तारी के संदर्भ में, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, गिरफ्तारी के संदर्भ में क्या प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। सवाल यह है कि इसमें होता क्या है। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगर दर्ज हुआ है, तो जो पुलिसकर्मी है वह उस व्यक्ति को अर्थात अभियुक्त को, याद रखिएगा अभियुक्त, मैंने अपराधी शब्द नहीं बोला, अभियुक्त वह है जिसके खिलाफ मुकदमा एफआईआर दर्ज की गई है। तो पुलिस संज्ञान लेने के लिए, जांच करने के लिए जाएगी कहां, उसके घर। और जब वो घर जाते हैं तो डीडी बसु, दुर्गा दास बसु ने, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, उनका कुछ ये मानना, उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि एक पुलिसकर्मी को, कुछ केसेस को छोड़कर, जैसे एसटीएफ वगैरह को छोड़कर, एक पुलिसकर्मी को अभियुक्त के यहाँ वर्दी में होना चाहिए, उनके जो शर्ट हैं, जो उनका नेम है, वो अंकित होना चाहिए। इतना ही नहीं, जब पुलिसकर्मी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करता है तो उसके पास एक मेमो होना चाहिए जिसमें गिरफ्तारी का समय,
गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति का नाम एक विटनेस अर्थात एक गवाह के समक्ष अपना हस्ताक्षर सहित उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाएगा। और जैसे ही वो अरेस्ट होते हैं तो याद रखने वाली बात है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके बीच किसी तरह का उसको मारना, लताड़ना, दुर्व्यवहार करना इसमें मेंशन नहीं है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पुलिस को सजा देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संज्ञान और जांच लेने का अधिकार है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, दूसरा मुद्दा क्या आता है कि सर और क्या इसमें गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, तो एक महिला कर्मी को महिला पुलिसकर्मी गिरफ्तार करेगी। अगर थाने में बातचीत हो भी रही है तो महिला पुलिसकर्मी वहां मौजूद होना चाहिए। और शाम के समय पूछताछ करने के लिए किसी बच्चे या महिला को थाने पे नहीं बुलाया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखने की क्या है, जरूरत है। अब यहाँ पर जो आपको कहता है, सर मान लीजिए कि किसी को दूसरे देश से पकड़कर यहाँ लाया जा रहा हो, तो याद रखने वाली बात है कि ले जाने आने का जो समय लगेगा वो 24 घंटे में काउंट नहीं होता है। कितने घंटे में? 24 घंटे में काउंट नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आशा करते हैं आपको 22 समझ में आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ किसके संदर्भ में है? गिरफ्तारी के संदर्भ में। इसको आपको याद रखना है। चलिए, बधाई हो, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगला क्या कहता है। इसके बाद जैसा कि मैं आपको बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार आपको कहां से कहां तक है, तो वह 19 से लेकर कहां तक है? 22 तक है। ये मैं आपको पूरी तरह से वीडियो में समझा दिया हूं, इसको आप देखिएगा। मेरा यह मानना है कि बहुत जल्द ही अगर आपको किसी विषय वस्तु पर पकड़ बनाना है, नजदीकी में आपको बीपीएससी का एग्जाम भी है, और उस एग्जाम में यदि आप एग्जाम में अगर सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं, सोशल स्टडी आपका विषय वस्तु है, इतना ही नहीं तो जनरल जीके 40 नंबर में आ रहा है, उसके यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को, मित्रों को भी आप जरूर शेयर करें, ताकि आपका भी भला हो जाए, उनका भी भला हो जाए, और इसी में यथार्थ की भावना भी निहित रहेगी। चलिए, तो अगले जो हम लोग पॉइंट शुरू करेंगे, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि इसमें क्या रहेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर व्यक्ति को मतलब जानना जरूरी है। देखिए, इसमें सवाल क्या है आपके पास, जो अगला आपके पास पॉइंट बनता है वह है आपके पास शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। यहां तो सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि शोषण कहते किसको है, और जब किसी व्यक्ति को यह शोषण शब्द ही नहीं समझ में आएगा, मैं यहां पर अच्छे से आपको लिख दूं ताकि आपको ध्यान रहे। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? क्या उल्लेख जो किया गया है आर्टिकल 23 से 24 में किया। किस आर्टिकल में किया गया? 23 से 24 में ये किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये चीजें को बहुत ही आप धीमी गति से करेंगे तो आप सीखते है ना, क्योंकि जैसे ही आप देखो मूसलाधार बारिश में और चक्रवात जो धीमी गति से आती रहती है, मतलब अगर किसी कार्य को रेगुलेटिव में किया जाए, धीमी गति से किया जाए, तो कोई ना कोई बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो यहाँ शोषण, सवाल ये है कि शोषण होता क्या है ना, इन मुद्दा के आपके पास ये शोषण क्या है और शोषण का अर्थ क्या होता है ये समझ। देखिए, एक लाइन में आप समझ लीजिए कि शोषण क्या है। यदि किसी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध कार्य कराया जा रहा है, किसके विरुद्ध? इच्छा के विरुद्ध कार्य कराया जा रहा है, उसके ऊपर दबाव दिया जा रहा है, उसको आप जबरदस्ती उसके साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या कहलाएगा? शोषण कहलाएगा। लेकिन इस शोषण में आर्टिकल 23 क्या कहता है, बहुत समझने की बात है। कौन सा? आर्टिकल 23। क्लियर है यहां तक? अब सवाल ये कहता है कि आर्टिकल, मेरे ख्याल से ये लाइन बहुत ही आसान है। देखिए, थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए टाइम चाहिए। एक तो होता है कि जल्दीबाजी में चीजें आप उठा पुटा के लेके चले जाएं, तुरंत आपका स्मार्ट दिमाग है पकड़ लेंगे, हो सकता है। लेकिन आप जानते होंगे कि हर व्यक्ति का मेंटलिटी, हर व्यक्ति का सोच, हर व्यक्ति का विचार अलग अलग होता है। तो कुछ लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग धीमी गति से पढ़ना चाहते हैं, है ना। चलिए, इसमें है क्या, लिखा हुआ क्या है इसमें? इसमें लिखा गया है आपके पास मूल जो मेन है आपके पास, बलात् श्रम। बलात् श्रम, एक शब्द तो ये आ गया। कौन सा शब्द है? बलात् श्रम एवं दुर्व्यवहार।
दुर्व्यापार। दुर्व्यापार का मतलब क्या है? इनलीगल तरीकों से यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो बलात्, श्रम एवं दुर्व्यापार पर प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब मना है। अब आपको यहां पर यह समझना है कि यह है क्या। तो इसमें आपके पास, ये आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार करवा रहा हूं और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें आपके पास जो 23 है वो क्या इंफॉर्मेशन देता है और हम भारतीयों को ये क्यों जानने की जरूरत है उसकी बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको एक एक करके बारीकियों से आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है। आइए, बारीकियों का मतलब है, इसमें एक शब्द आया आपके पास बलात् श्रम। क्या आया आपके पास? बलात् श्रम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बलात् श्रम का अर्थ समझिए क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, बलात् श्रम का बहुत ही सिंपल सा समझ लीजिए, इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य, कोई कार्य, कोई कार्य कराना, कराना शोषण है। शोषण है, जिसका प्रतिषेध है, जिसका प्रतिषेध है। इसका क्या मतलब हो जाता है? प्रतिषेध है। देखिए समझिए, अगर कोई कार्य इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, ठीक है, आप बल दे रहे हैं उसको, बल, यहां बलात् का मतलब बलपूर्वक आप काम नहीं करा, बलपूर्वक। बलपूर्वक का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई आए या किसी तरह का मेड सर्वेंट या जो मेन सर्वेंट है या फीमेल हो या मेल हो, वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं और आपका काम, उनका काम करने का टाइम पीरियड है भाई 8 बजे से सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक। आपने उसको ये कहा कि आज रात को 8 बजे तक काम कीजिए और अगर काम नहीं करेंगे तो आपका जो वेतन है वो काट लिया जाएगा। तो आपने कैसा दबाव दिया? तो आपने दिया उसको कैसा दबाव? आर्थिक दबाव दिया। कैसा दबाव दिया? आर्थिक दबाव। क्लियर यहां तक? कई बार इमोशनली दबाव दिया जाता है। इमोशनली दबाव का मतलब क्या होता है कि यदि कोई कपल है, पति पत्नी है और ये फैमिली प्लानिंग कर चुके हैं कि मैं अपने बच्चे को जो जन्म दूंगा वो अपने नौकरी के बाद देंगे, लेकिन गाँव के, घर के और अपने परिवार में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, उनका कहना है कि भाई शादी का 5 साल हो गया लेकिन अभी तक कोई बच्चा उच्चा नहीं आया है, और एक प्रकार का उनके साथ बड़ा ही भेदभाव जैसा होता है। तो याद रखिएगा, एक महिला को अपने बच्चे को जन्म देना, वो कब जन्म देगी यह डिसाइड करने का पूरा पूरा अधिकार उस महिला को है। तो निश्चित रूप से याद रखेंगे, आर्थिक दबाव आप किसी को नहीं दे सकते हैं, न ही मानसिक दबाव देंगे। कौन सा दबाव? मानसिक दबाव। मानसिक का मतलब हुआ किसी तरह का मेंटलिटी प्रेशर आप उसके ऊपर नहीं दे सकते, और न ही आप उसको सामाजिक दबाव देंगे। कैसा दबाव? सामाजिक दबाव। तो इन शब्दों पर आप ना जाएं, एक लाइन के आप ये लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा कि इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति से इच्छा के विरुद्ध कार्य करा रहे हैं तो मान के चलिए कि वो बलात् श्रम है, आर्टिकल 23 का उल्लंघन माना जाएगा। बोलेंगे भाई इसका एक सटीक एग्जाम्पल मैं आपको सुना देता हूं, ज्यादा उचित रहेगा। जितना ज्यादा आप उदाहरण सुनेंगे उतना ज्यादा आपके नॉलेज में शार्पनेस आएगा, धारदार बनेगा, और उस धारदार से आप जाकर उस प्रश्नों को आराम से क्या करेंगे? उड़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है संयम बनाना, क्योंकि संयम जब रहेगा भाई तो हर कुछ होगा। संयम बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही बच्चे को जन्म लेने के लिए भी कम से कम 9 महीना का समय चाहिए। अगर 9 महीना के बाद जन्म लेगा तो भी दिक्कत, 9 महीने का पहले जन्म होगा तो जानते होंगे वह अल्पपोषित हो जाएगा, बोझा में फिर जार में रखना पड़ेगा। इसलिए हर चीज के लिए जरूरी है कि एक समय संयम होना जरूरी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कंडीशन? बलात् श्रम की जब हम बात बोले हैं तो यहां पर एक फिल्म था जिसका नाम था पिंक। पिंक फिल्म देखे होंगे, है ना? अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू की फिल्म है। इस फिल्म की एक खासियत यह है कि कुछ इसमें ऐसी लड़कियां हैं जो खास करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और माता पिता से अनुमति लेकर वो दिल्ली जैसे स्थानों पर, शहर में जाकर काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका दोस्ती, मतलब उनका जो बॉयफ्रेंड वगैरह, उनसे मित्रता हो जाती है और उनके साथ किसी पार्टी में चले जाते हैं, यहाँ तक कि जन्म दिवस उनका। और जब
जन्म दिवस में तीनों लड़कियां जाती है ना, तो एक बड़ा ही रोचक कथा को मतलब सीन हो जाता है। उस सीन में ये दिखाया गया कि जिसका बर्थडे है वह लड़की को, हीरोइन को यह कहता है कि तुम भाई आज हमारा जन्म दिवस है, एक बार शराब पी लो। अब ऐसे में उसको कसम दिया जाता है। ये लोग बड़ा मुश्किल करके, नो मुझे शराब की बिल्कुल लत नहीं है, मैं शराब पीना नहीं चाहती हूँ, भाई हम आपके जन्म दिवस पर आए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन वो जबरदस्ती कर रहा है और लड़कियां उधर से शब्द बोल रहा है कि नो मुझे ये सब पसंद नहीं है। इतना ही नहीं हुआ, जब लड़के, जो फिल्म का सीन है, जब लड़के अश्लीलता जैसी बातें करने लगते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, तो भी लड़कियां कहते हैं कि नो मुझे इस तरह की हरकत पसंद नहीं है। और इस तरह से ये मामला बड़ा कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जो लड़कों का पक्ष वो ये साबित कर देता है कि ये जो लड़कियां हैं ये पैसे लेकर इस तरह के कार्य में संलिप्त होती है, हम बिस्तर होती। अब सवाल समझने वाला ये है कि जो उसका वकील है वो है अमिताभ बच्चन, और उनका मानना है पूरी तरह से केस जब हारने को है तो लास्ट में सीसीटीवी कैमरा को निकाल कर दिखाया जाता है कि जब भी कोई बात बोला जा रहा था तो लड़कियों के मुंह से सिर्फ एक ही सवाल था, नो। और नो का मतलब है इच्छा के विरुद्ध, आर्टिकल 23 का वहां क्या होगा, उल्लंघन। और इस तरह से कहा जाता है कि शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार दिया गया है, आप आवाज इसके लिए उठा सकते हैं। तो आशा है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद ये ध्यान रखिएगा, आप किसी को फोर्स कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, तो एक प्रकार का शोषण माना जाएगा, एक्सप्लेनेशन माना जाएगा, इसी को शोषण कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस शोषण में क्या क्या आ सकता है, तो एक बड़ा ही रोचक शब्दावली है, और वो शब्दावली है, एक शब्द आता है यौन शोषण का, एक शब्दावली है आपके पास यौन उत्पीड़न का, यौन उत्पीड़न का, एक शब्द आपके पास है डिजिटल सेक्स का, डिजिटल सेक्स का, और एक शब्द है आपके पास, खास करके 3 शब्दावली है, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, और एक है आपके कौन सा, डिजिटल सेक्स। क्या होता है, क्या वाकई में ये आपका आर्टिकल 23 का उल्लंघन करता है या नहीं है? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। ये 3 शब्द है, क्या आर्टिकल 23 के ये अंतर्गत आता है या नहीं आता है, इसको आप कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करें, ताकि ये पता चले कि आपने किस बात को कितना समझा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।